अगर आप हेरिटेज फूड का चार्ट देखेंगे तो वो लगभग डबल हो चुका है। तो अब सवाल ये आता है कि हेरिटेज फूड तो डबल हो गया, क्या हिंदुस्तान फूड भी डबल हो सकता है? और ऐसा सोचने का मेन कारण है कि ज़्यादातर लोगों को लगता है कि हिंदुस्तान फूड और हेरिटेज फूड एक जैसी ही कंपनियां हैं, जबकि ऐसा नहीं है। हेरिटेज फूड का जो मेन बिजनेस है वो है मिल्क और मिल्क फूड से रिलेटेड। साथ में जो उसका बिजनेस है वो है सोलर और विंड पावर से रिलेटेड। जबकि हिंदुस्तान फूड का बिजनेस कंप्लीटली डिफरेंट है। हिंदुस्तान फूड के बिजनेस के बारे में इस वीडियो में डिटेल में समझेंगे। तो पूरा एनालिसिस करते हैं हिंदुस्तान फूड का, और एनालिसिस वही हम अपने तरीके से करेंगे। सबसे पहले हम उसका बिजनेस समझेंगे यानी बिजनेस एनालिसिस, फिर हम करेंगे फंडामेंटल एनालिसिस, और फिर हम करेंगे टेक्निकल एनालिसिस यानी चार्ट पे जाएंगे। तो वीडियो शुरू करने से पहले एक डिस्क्लेमर मैं दे देता हूं दोस्तों कि इस वीडियो के थ्रू मेरी कोई बाई या सेल रिकमेंडेशन नहीं होगी। आपको अपना दिमाग लगाना है। मैं ये वीडियो सिर्फ आपको कुछ सिखाने के लिए, समझाने के लिए बना रहा हूँ कि हिंदुस्तान फूड के चार्ट को कैसे आपने एनालिसिस करना है। तो चलिए सबसे पहले समझते हैं हिंदुस्तान फूड्स के बिजनेस के बारे में। एंगेज्ड इन कॉन्ट्रैक्ट मैन्युफैक्चरिंग ऑफ वेरियस एफएमसीजी प्रोडक्ट्स इंक्लूडिंग फूड, होम केयर, पर्सनल केयर, बेवरेजेस। यानी ये कॉन्ट्रैक्ट मैन्युफैक्चरर है वेरियस एफएमसीजी प्रोडक्ट्स के। कॉन्ट्रैक्ट मैन्युफैक्चरर क्या होता है? कॉन्ट्रैक्ट मैन्युफैक्चरर वो होता है जो किसी दूसरी कंपनी के लिए बल्क में प्रोडक्ट बना के देता है। यानी सिंपल भाषा में आप समझो, आपने देखा होगा होलसेलर होता है। होलसेलर क्या करता है? होलसेलर बल्क में प्रोडक्ट बेचता है। वो एक एक प्रोडक्ट कस्टमर को नहीं बेचता। जैसे मान लो कोई कपड़े का होलसेलर है, उसके पास दुकानदार आएगा, शॉपकीपर, और वो बल्क में पीस लेके जाएगा, मान लो 1000 पीस, 500 पीस, 200 पीस, इस तरीके से। तो ऐसे ही कॉन्ट्रैक्ट मैन्युफैक्चरर हैं। कोई बड़ी कंपनी है, जैसे मान लो HUL है, जैसे नेस्ले है। मान लो नेस्ले को अपनी मैगी बनवानी है, वो हिंदुस्तान फूड को मान लो कॉन्ट्रैक्ट दे दे कि 5 लाख मैगी के पीस बनाओ। तो हिंदुस्तान फूड 5 लाख मैगी के पीस बना के नेस्ले को दे देगी। नेस्ले उस पे अपना लेबल लगा के बेचेगी। बहुत सारी बड़ी बड़ी कंपनियां ऐसा करती हैं दोस्तों, क्योंकि उनकी जितनी डिमांड है उतनी सारी डिमांड वो खुद से पूरा नहीं कर सकती। ठीक है, तो थोड़ा सा और नीचे चलते हैं और समझते हैं इसके बिजनेस को थोड़ा सा और डिटेल में। पहले क्या होता था? पहले ये एक जॉइंट वेंचर था गैलेक्सो स्मिथ क्लेन और डेम्पो ग्रुप के बीच में। ठीक है, यानी ये सिर्फ गैलेक्सो स्मिथ क्लेन के लिए ही कॉन्ट्रैक्ट मैन्युफैक्चरर थे, एक हिसाब से आप ये समझो। लेकिन ये जो जॉइंट वेंचर था ये प्रॉफिटेबल नहीं था, ये लॉस मेकिंग था। तो फिर बाद में कंपनी ने क्या किया? बाद में कंपनी एफएमसीजी प्रोडक्ट्स की कॉन्ट्रैक्ट मैन्युफैक्चरर बन गई कई सारे क्लाइंट्स के लिए। पहले अकेले जीएसके के लिए थे। जीएसके क्या है? एक फार्मा कंपनी है, आपको पता ही होगा। इसके लिए ये न्यूट्रिशनल फूड प्रोडक्ट बनाते थे, और अब कई सारे क्लाइंट्स के लिए एफएमसीजी प्रोडक्ट बनाते हैं। तो अब क्या है? इनका डाइवर्सिफाइड कॉन्ट्रैक्ट मैन्युफैक्चरर है ये। ठीक है, टोटल इनकी 11 मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटीज हैं। तो अब तीन तरीके से देखो ये कॉन्ट्रैक्ट मैन्युफैक्चरर हैं। एक तो मान लो कोई बड़ी कंपनी है, उसका कोई इन्होंने प्रोडक्ट बनाना है, या मान लो 5 प्रोडक्ट बनाने हैं उस कंपनी के, तो ये एक प्लांट को पूरा डेडिकेट करते हैं उस कंपनी के लिए कि इस प्लांट में इसी कंपनी का सामान बनेगा। दूसरे तरीके से क्या है कि मान लो एक प्लांट को 2, 3, 4, 5 इस तरीके से कंपनियों को डेडिकेट कर देते हैं कि भाई इस प्लांट में इन 4-5 कंपनियों के लिए सामान बनेगा। और तीसरा तरीका क्या है? तीसरा तरीका, ये कुछ प्लांट इनके ऐसे भी हैं जिनमें ये अपने खुद के प्रोडक्ट बनाते हैं, खुद की लेबलिंग के प्रोडक्ट। हालांकि इनके प्रोडक्ट और इनके जो ब्रांड हैं वो इतने फेमस नहीं है कि हम सब जानते हों। और इनकी क्लाइंटेल एक बार देख लेते हैं। HUL, बाटा, पेप्सी, विप्रो, गोदरेज कंज्यूमर, हस पपीज, यूएस पोलो, यानी बड़े बड़े जो नामी ब्रांड आपने सुने हैं वो सारे इनकी क्लाइंटेल हैं। यानी इन सब ब्रांड्स के लिए ये कॉन्ट्रैक्ट मैन्युफैक्चरिंग करते हैं, इन सब का ये सामान बनाते हैं।
तो कुल मिला के हमने ये समझा कि इनका बिजनेस तो अच्छा है, क्योंकि इनके पास बड़े बड़े क्लाइंटेल हैं, अलग अलग तरह के ये प्रोडक्ट बनाते हैं कॉन्ट्रैक्ट मैन्युफैक्चरिंग में। लेकिन हमें एक चीज ये समझना है कि ये बिजनेस टू बिजनेस है। बिजनेस टू बिजनेस क्या होता है? जैसे एक होता है बिजनेस टू कस्टमर। मान लीजिए कंपनी ने कोई प्रोडक्ट बनाया और कस्टमर को बेच दिया। बिजनेस टू बिजनेस क्या है? कंपनी ने कोई माल बनाया और वो बिजनेस को बेच दिया, डायरेक्ट कस्टमर को नहीं बेचा। यानी ये वोल सेलर जैसा काम है। तो इसमें क्या होता है, वोल सेलर का जो ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन है वो उतना ज्यादा नहीं होता। मान लो जैसे मैंने कपड़े वाला एग्जांपल दिया, कोई कपड़े का वोल सेलर है, वो आपको लगता है कि 1,000 रुपए की जीन्स को 1,500 रुपए में बेच सकता है? पॉसिबल ही नहीं है। वो 1,000 रुपए की जीन्स को क्या करेगा, 1,050 में बेच देगा, क्योंकि उनका प्रॉफिट मार्जिन बहुत कम होता है। लेकिन दुकानदार 1,000 रुपए की जीन्स को 1,500 रुपए की भी बेच सकता है क्लाइंट को। ठीक है, कस्टमर आया 1,000 रुपए की जीन्स को उसने 1,500 में भी बेच दिया, 50% का प्रॉफिट मार्जिन। लेकिन होल सेलर तो क्या करेगा, 50-40 रुपए ही उसका मार्जिन होगा, यानी बहुत कम मार्जिन होगा, क्योंकि वो बल्क में प्रोडक्ट बेचता है। तो एक दिक्कत ये होती है कि इनके पास उतनी प्राइसिंग पावर नहीं होती। बिजनेस जो इनको पैसे देता है वो खुल के पैसे नहीं देता है, तो इनका प्रॉफिट मार्जिन कम होता है। तो अभी हम फंडामेंटल एनालिसिस पे चलते हैं और देखते हैं कंपनी का डाटा क्या कहता है। कंपनी 5800 करोड़ रुपए की कंपनी है, यानी छोटी कंपनी है, अभी बड़ी कंपनी नहीं है। और पीई रेशियो आप देखोगे तो आपको दिखेगा 63 का। इंडस्ट्री पीई देखोगे तो 37 का दिखेगा। तो इंडस्ट्री पीई के हिसाब से आप कंपेयर करोगे या वैसे देखोगे तो 63 का पीई आपको ज्यादा लगेगा। अब ज्यादा है या नहीं है ये हम डिटेल में आगे समझेंगे। आरओसीई 15% है, आरओई 18% है, दोनों कंफर्टेबल हैं। कर्जा कंपनी पे 730 करोड़ रुपए का है, बहुत ज्यादा भी नहीं है और ऐसा भी नहीं है कि बिल्कुल कर्जा है ही नहीं। 49 करोड़ का कंपनी पे कैश है। प्रमोटर होल्डिंग 64% के आसपास है। लगभग 7-7% की होल्डिंग एफआईआई और डीआईआई के पास है। यानी टोटल मिला के 78% जो होल्डिंग है वो स्ट्रॉन्ग हैंड्स के पास है। तो अच्छी होल्डिंग है स्ट्रॉन्ग हैंड्स के पास। तो नीचे चल के अभी देखते हैं प्रॉफिट। पिछले 5 साल में कंपनी ने 51% का प्रॉफिट ग्रोथ किया है हर साल। और जो पिछले 5 साल में रिटर्न बना है वो हर साल 43% के हिसाब से बना है। पिछले 10 साल के रिटर्न देखोगे तो 53% के हैं। यानी कुल मिला के एक बात आप बोल सकते हो कि कंपनी फास्ट ग्रोइंग है। 40 से 50% की ग्रोथ रही है पिछले 5 से 10 साल की। आने वाले टाइम में कैसी रहेगी ये तो हमें पता नहीं, लेकिन फास्ट ग्रोइंग है, इसी वजह से इसका पीई ज्यादा है। देखो कोई कंपनी बहुत फास्ट ग्रो कर रही है ना, तो उसका ज्यादा पीई भी रीजनेबल लगता है, क्योंकि पीई रेशियो क्या है, प्राइस डिवाइड बाई अर्निंग। किसी कंपनी का मान लो प्राइस 100 रुपए है और अभी उसकी अर्निंग 10 रुपया है, तो पीई हो गया 10। अगर ये फास्ट ग्रोइंग कंपनी है और अगले साल इसने अपना प्रॉफिट 10 की जगह पे 15 रुपए कर लिया, तो यही पीई कितना हो जाएगा, 6 कुछ का हो जाएगा। तो अगले साल ये रीजनेबल लगने लग जाएगा। तो इसलिए जो फास्ट ग्रोइंग कंपनियां है ना, उनका पीई रीजनेबल लगता है ज्यादा होने के बावजूद भी। एक बार चार्ट पे चल के पीई रेशियो का चार्ट खोलते हैं पिछले 5 साल का। कंपनी लगभग 5 साल पहले ही लिस्ट हुई थी 2019 में। यहाँ देखो एक बार तो इसका जो पीई रेशियो है 150 155 के आसपास चला गया था, 150। ये देखो यहाँ भी देखो पीई रेशियो 130-32 के आसपास चला गया था। अब तो इसका पीई रेशियो काफी कम हो गया है पिछले कुछ टाइम में, तो क्योंकि प्राइस में डाउनफॉल आया है। वो हम चार्ट पे जब जाएंगे तो डिटेल में बात करेंगे। अभी चलते हैं इसके क्वार्टरली रिजल्ट पे। क्वार्टरली रिजल्ट पे आप देखोगे तो लेटेस्ट क्वार्टर के जो रिजल्ट हैं, हाईएस्ट एवर सेल है। यानी जो सेल है वो लगातार आपको इम्प्रूव होती नजर आएगी, सेल में कहीं भी कमी नहीं आई है। नीचे चल के आप ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन देखो, पहले तो सिर्फ 5-6% का था, अब कंपनी जैसे थोड़ी बड़ी हुई है तो 7-8% का हो गया है। जो पहले मैंने आपको बता ही दिया था कि ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन ऐसे बिजनेस में ज्यादा नहीं होता है। ठीक है, नीचे चल के आप नेट प्रॉफिट देखोगे तो वो पिछले 4-5 क्वार्टर से 20 से 25 करोड़ के बीच में ही घूम रहा है। ठीक है, जबकि सेल तो बढ़ी है तो प्रॉफिट उतना क्यों नहीं बढ़ा? उसका कारण क्या है, ये देखो इंटरेस्ट।
पहले कंपनी 5, 6, 7 करोड़ रुपए इंटरेस्ट पे करती थी, अब वो 15, 18 करोड़ रुपए पे कर रही है, क्योंकि कंपनी पे कर्जा बढ़ा है। अब कर्जा लिया है तो उसका इंटरेस्ट तो चुकाना ही पड़ेगा। तो अगर मान लो ये 18 करोड़ रुपए कंपनी ने कर्जा पे किया है, ठीक है, अगर ये 18 करोड़ पे ना करना हो, लेटेस्ट क्वार्टर में प्रॉफिट है 23 करोड़ का, 18 करोड़ रुपए कर्जा जो इंटरेस्ट पे किया है कर्जे पे, अगर वो ना करना होता तो यही प्रॉफिट होता 41 करोड़ रुपया। अब कर्जा क्यों लिया है ये तो हम आगे समझेंगे। एक बार चलते हैं एनुअल रिजल्ट पे। पहले देखो 2019 में 500 करोड़ से भी कम की सेल थी, 2023 में यही सेल 2500 करोड़ को क्रॉस कर गई, यानी 4 साल में 5 गुना से भी ज्यादा सेल हो गई है। ठीक है, यानी हर साल कंपनी की सेल लगभग डबल हुई है। पिछले 1 साल का आप देखोगे तो सेल में इंप्रूवमेंट तो हुई है, लेकिन उतनी ज्यादा नहीं हुई है जितनी पहले होती थी। ठीक है, प्रॉफिट आप देखोगे तो 2019 में सिर्फ 12 करोड़ का प्रॉफिट था, अब 93 करोड़ का प्रॉफिट है। यानी आप 7-8 गुना पिछले 5 साल में कंपनी ने अपना प्रॉफिट कर दिया है। इतनी फास्ट ग्रोइंग कंपनी है, इसलिए इसका पीई रीजनेबल है। यहाँ से आप देखिए, पिछले 5 साल का सेल ग्रोथ 41%, पिछले 3 साल का 25% सेल्स ग्रोथ, और प्रॉफिट ग्रोथ देखोगे तो पिछले 5 साल का 51%, 3 साल का 36% और अभी वाले साल का 31%। ऐसे ही स्टॉक प्राइस सीएजीआर है। आरओई आपको 18-19% के आसपास मिलेगा 5 साल का, 3 साल का। यानी फंडामेंटली कंपनी अच्छी है। बैलेंस शीट पे अगर अभी हम चलते हैं तो बोरोइंग देखो, बोरोइंग लगातार कंपनी की बढ़ रही है, अभी 730 करोड़ रुपया है, जो कि पिछले साल 512 करोड़ रुपया था, यानी 200 करोड़ रुपए बोरोइंग बढ़ी है। इसीलिए इनका इंटरेस्ट कॉस्ट है वो भी बढ़ती जा रही है। फिक्स्ड एसेट कंपनी के पास लगातार ग्रो हुए हैं, जो 133 करोड़ रुपए के थे वो अब 909 करोड़ रुपए के हो चुके हैं। यहाँ भी 7 से 8 गुना हो चुके हैं पिछले 5 साल में फिक्स्ड एसेट कंपनी के। रिजर्व आप देखोगे तो सिर्फ 51 करोड़ के थे 2019 में, जो आज 623 करोड़ हो चुके हैं, यानी लगभग 12 गुना हो चुके हैं पिछले 5 साल में। CWIP आप देखोगे तो पिछले साल तक 125 करोड़ थी, अब सिर्फ 8 करोड़ की रह गई है। जो 125 करोड़ थी वो अब फिक्स्ड एसेट में कन्वर्ट हो चुकी है। ठीक है, CWIP का मैंने पहले ही बताया था, कैपिटल वर्क इन प्रोग्रेस। अब नीचे चल के एक बार शेयर होल्डिंग पैटर्न देख लेते हैं। शेयर होल्डिंग पैटर्न में आप देखोगे तो हल्की सी शेयर होल्डिंग कम हुई है प्रमोटर की। FII की बिल्कुल सेम है, कोई चेंज नहीं है। DII की बढ़ी है, यानी जो प्रमोटर ने बेचा है वो DII ने खरीदा है। पब्लिक की शेयर होल्डिंग हल्की सी कम हुई है, सेम ही बोल सकते हो, कोई खास फर्क नहीं है। नंबर ऑफ शेयर होल्डर भी लगभग सेम ही है, हल्का सा कम ही हुए हैं। तो हमने कंपनी का बिजनेस समझा, बिजनेस कंपनी का अच्छा है। फिर उसके बाद हमने फंडामेंटली कंपनी समझी, फंडामेंटली कंपनी अच्छी है। सिर्फ एक दिक्कत है कंपनी पे, डेट, यानी कर्जा थोड़ा सा कंपनी पे बढ़ा है। अब वो कर्जा अभी क्यों बढ़ा है वो थोड़ा सा हमें ज़्यादा समझ में नहीं आया, क्योंकि CWIP पिछले साल तक तो 125 करोड़ की थी, जो अब 8 करोड़ की रह गई है। ठीक है, लेकिन कर्जा कंपनी पे 700 करोड़ का है। ऐसा नहीं है कि बहुत ज़्यादा है, लेकिन फिर भी अगर ये कर्जा ना हो कंपनी पे और इसका ब्याज ना चुकाना पड़े तो कंपनी के प्रॉफिट और भी ज़्यादा आएंगे। तो अब एक बार चलते हैं, कंपनी का चार्ट खोलते हैं और चार्ट पे समझते हैं। तो दोस्तों ये हम आ गए हैं हिंदुस्तान फूड्स के चार्ट पे। चार्ट में आप देखोगे तो कंपनी यहाँ पे 2019 में लिस्ट हुई, कुछ टाइम साइडवेज रही, फिर एक अच्छा मोमेंटम देखने को मिला, फिर साइडवेज टू डाउन ट्रेंड रहा, फिर एक अच्छा मोमेंट देखने को मिला, अब फिर कंपनी साइडवेज टू डाउन ट्रेंड में है। ठीक है, टॉप से कितना डाउन है ये एक बार हम देख लेते हैं। टॉप से लगभग 31-32% अभी आपको डाउन देखने को मिलेगी। ठीक है, और अगर आप समझोगे तो कंपनी साइडवेज टू डाउन ट्रेंड में अभी आपको दिखेगी। ये देखिए, थोड़ा सा डाउन ट्रेंड में है, कंप्लीटली साइडवेज नहीं बोल सकते। यहाँ तक कंपनी, यहाँ तक बिल्कुल साइडवेज थी, लेकिन यहाँ पे कंपनी ने ब्रेक डाउन दे दिया। ब्रेक डाउन देने के बाद अब थोड़ा सा नीचे आके साइडवेज है। एक बार चार्ट को डेली चार्ट में कन्वर्ट करके समझते हैं कि हाल फिलहाल कंपनी में क्या चल रहा है। ये देखिए,
ये मैंने आपको बताया कि यहाँ तक कंपनी साइडवेज थी, फिर यहाँ पे एक ब्रेकडाउन आया और ब्रेकडाउन आके अब इस ट्रेजेक्टरी में साइडवेज चल रही है। तो यहाँ से अब हमें क्या करना चाहिए? यहाँ से देखो दो चीज़ें हैं। अगर आप थोड़ा रिस्की इन्वेस्टर हो तो आप यहाँ से भी बाइंग कर सकते हो, क्योंकि हमने देखा कि कंपनी बड़ी फास्ट ग्रोइंग है, कुछ टाइम के लिए साइडवेज रहती है, फिर एक अच्छा आप मूव देखने को मिलता है। दूसरा ये है कि अगर मैं यहाँ पे एक हॉरिजेंटल लाइन ड्रॉ करूँ इस एरिया में 528 530 के आसपास, यहाँ कंपनी, यहाँ देखो, यहाँ चार्ट आपको बिल्कुल साइडवेज देखने को मिलेगा। अब दो चीजें हैं, या तो कंपनी यहाँ से ऊपर निकले या यहाँ से नीचे निकले। नीचे निकले तो ब्रेकडाउन हो जाएगा, ऊपर निकले तो ब्रेकआउट हो जाएगा, ठीक है। या फिर दूसरा ये हो सकता है कि कुछ टाइम तक चार्ट यहीं पे साइडवेज होता रहे। जैसे आप देखोगे तो यहाँ पे कितने लंबे टाइम तक साइडवेज रहा, यहाँ से देखो, यहाँ यहाँ कितने लंबे टाइम तक साइडवेज रहा, फिर ब्रेकडाउन आया। अब हो सकता है यहाँ पे साइडवेज रहे या ब्रेकडाउन आ जाए या ब्रेकआउट आ जाए। तो हमें करना क्या है, या तो कुछ टाइम तक यहाँ साइडवेज रहे, जैसे मान लो यहाँ दो तीन बार ऊपर जाने की कोशिश करी है, लेकिन यहाँ से दोबारा नीचे आई, यहाँ से फिर नीचे आया, फिर यहाँ से फिर नीचे आया। तो अगर मान लो एक दो बार और यहाँ पे ऊपर निकलने की कोशिश करता है लेकिन नीचे आ जाता है, तो हम जो ये नीचे के लेवल है ना, यहाँ पे बाइंग कर सकते हैं। वो बाइंग दो तरीके की होगी कि नीचे यहाँ पे बाई किया, यहाँ तक के लिए हमें स्विंग अपॉर्चुनिटी मिल जाएगी, ठीक है। या फिर हम पूरा ऊपर जाने तक भी होल्ड रख सकते हैं, हम वेट करें कि ब्रेकआउट आए और पूरा ऊपर जाए, ठीक है। बस उसमें हमें ये ध्यान रखना है कि यहाँ से नीचे ब्रेक डाउन ना हो। या फिर दूसरा तरीका ये है कि हम वेट करें कि कब ये यहाँ से ब्रेकआउट दे। बार बार ये यहाँ से टकरा के वापस जा रहा है, यहाँ से जिस दिन ऊपर निकल जाएगा तो समझ लेना फिर ऊपर वाली ट्रेजेक्टरी में ये चला जाएगा, जहां पे ये पहले काफी टाइम तक साइडवेज रहा है, ठीक है। तो कहने का मतलब ये है कि स्विंग अपॉर्चुनिटी अभी नजर नहीं आती है। अगर दो तीन बार और चार्ट यहीं पे साइडवेज रहता है तो एक स्विंग अपॉर्चुनिटी बन जाती है कि जब नीचे आए तो बाई कर लो, और जब ऊपर आए इस लेवल पे 530 के लेवल पे तो बेच दो, स्विंग अपॉर्चुनिटी है। अगर आपको थोड़ा मीडियम टर्म के लिए होल्ड करना है तो दो तरीके हैं, या तो फिर वही नीचे आए तो आप ले लो, या फिर ब्रेकआउट आए तब ले लो। टारगेट इसका मिनिमम क्या रहेगा, दोबारा से एक बार मैं वीकली चार्ट पे कन्वर्ट कर लेता हूं। यहां से देखो, यहां कंपनी काफी टाइम तक साइडवेज रही और साइडवेज रह के 163 165 के लेवल पे थी। ब्रेकआउट आया तो कंपनी सीधा 513, लगभग 3 गुना हुई। फिर काफी टाइम तक साइडवेज रही, फिर 500 के लेवल का जो ब्रेकआउट आया, फिर कंपनी गई 750 के आसपास, यानी 50% के गेन यहाँ भी हमें देखने को मिले। और अब अगर मान लो हम यहाँ नीचे के लेवल से बाई करते हैं, मान लो चार्ट यहाँ पे आए और उस टाइम हम बाई करें, तो जो इसका लाइफ टाइम हाई है, अगर आप वहां तक भी लेके चलते हो तो आपके लगभग 60% के आसपास के गेन आपको आराम से मिलने चाहिए। और ये 60% अगर आपको मान लो एक डेढ़ साल में भी मिलता है तो कोई बुरा नहीं है। तो ये था दोस्तों आज की वीडियो, हिंदुस्तान फूड्स का एनालिसिस। किसी और वीडियो पे आप किसी और चार्ट पे या किसी और स्टॉक पे आप एनालिसिस चाहते हो तो कमेंट में लिखना। हिंदुस्तान फूड से रिलेटेड आपका कोई क्वेश्चन हो, कोई क्वेरी हो तो कमेंट में लिखना। आज की वीडियो में इतना ही दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।